बड़ा प्रदर्शन हुआ। अलग अलग विभागों के सरकारी कर्मचारी लखनऊ में जुटे। उनकी अलग अलग विभागीय समस्याएं भी थीं, लेकिन एक मुख्य समस्या, एक कॉमन समस्या ये जिसके लिए वो सब इकट्ठे हुए लखनऊ में आके, वो थी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग। आप लोग जानते ही हैं कि 1 जनवरी 2004 से देश में एनपीएस लागू हुई, यानी न्यू पेंशन स्कीम, और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की विदाई हो गई। और तब से वो प्रक्रिया चली आ रही यथावत। कर्मचारी संगठनों ने पहले दिन से आज तक, सोचिए इतने बरस हो गए, आक्रोश जताया, दुख जताया, पीड़ा जताई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। राजनीतिक दलों ने वादे तो किए। झारखंड में हेमंत सोरेन जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत के आ गए और मुख्यमंत्री बने तो पहली कैबिनेट में पहला फैसला यही करूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दूंगा, लेकिन किया नहीं। दिल्ली में केजरीवाल ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके एलजी को भेज दिया, वो प्रस्ताव कहां है पता ही नहीं। केवल बंगाल में जरूर है जहां पुरानी पेंशन यथावत मिल रही है। बंगाल ने नई पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया। यानी राज्य भी सक्षम है, अपने अपने सूबों में राज्य सरकारें सक्षम हैं यह चुनाव करने के लिए कि वह अपने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था चाहती हैं या पुरानी पेंशन व्यवस्था। इसलिए यह मसला ऐसा भी नहीं कि केंद्र करेगा तभी होगा, यह लोकसभा करेगी तभी होगी ना। कल भारी संख्या में अध्यापक भी जुटे, अन्य विभागों के कर्मचारी जुटे, तो मुझे लगा इस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए बड़े फलक पर। और एक बुनियादी बात, जो संविधान शब्द को आप देखिए, उसका संधि विच्छेद करिए, सम धन विधान, यानी सबके लिए समान विधान, वही संविधान। एक ये भी तर्क उठता है कि देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, वो और सरकारी कर्मचारी सब एक ही सी पेंशन व्यवस्था के अधीन क्यों नहीं रहे जैसे पहले रहते थे। इस नई पेंशन व्यवस्था के चलते ये विसंगति आई है। कर्मचारियों को तो एनपीएस में डाल दिया गया, लेकिन किसी भी विधायक ने, सांसद ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी के लिए यह नई पेंशन व्यवस्था नहीं लागू की गई। उन सब ने पुरानी पेंशन व्यवस्था में ही रहना स्वीकार किया। अब अगर ये गोली इतनी अच्छी है, इतनी मीठी है, सारी बीमारी भगा देती है, तो विधायक और सांसद क्यों नहीं खा रहे इसको, एनपीएस की गोली को? ये केवल कर्मचारियों के लिए क्यों? ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए, ये पुलिस के जवानों के लिए, ये नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, अध्यापकों के लिए क्यों? अगर ये चीज इतनी अच्छी है, इसमें इतनी संपन्नता आएगी, तो ये नियम सबसे पहले लागू करिए राष्ट्रपति भवन में, और उसके बाद संसद में, उसके दोनों सदनों में, और उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में, तो माना जाएगा मामला ईमानदारी का है। अन्यथा सवाल उठते रहेंगे और लोकतंत्र में, लोकशाही में उन प्रश्नों का उत्तर दिया ही जाना चाहिए। उन प्रश्नों से दूर नहीं भागा जा सकता। आज इसी मसले पर चर्चा करने आया हूं। हमारे सहयोगियों ने, साथियों ने एक रिपोर्ट बनाई है इस मामले को समझने और समझाने के लिए। जरा उसको देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा और बहस में चलेंगे। जी। जवान
ये नारेबाजी, ये हंगामा और ये हुजूम दरअसल पुरानी पेंशन की ये वो नई टेंशन है जो प्रदेश सरकार की पेशानी पर परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले पुरानी पेंशन की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है। हम लोग यहाँ पे पुरानी पेंशन की बहाली के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोग की बस सिर्फ आज एकमात्र यही मांग है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन दी जाए और नई पेंशन हटाई जाए। सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती तब तक ये चलता रहेगा। पुरानी पेंशन को लेकर अधिकार मंच के बैनर तले लखनऊ के इको गार्डन में कर्मचारियों का जमावड़ा लगा। शिक्षक संघों के साथ साथ तमाम राज्य कर्मचारी भी इस महारैली में शामिल हुए। सभी की एक रही मांग कि पुरानी पेंशन बहाल हो। मुख्य मांग है हमारी पुरानी पेंशन। हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पर आंदोलनरत रहे। हमारा आंदोलन अनवरत रहे। दरअसल 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन पर पर्दा डालकर नई पेंशन स्कीम का पदार्पण किया था, लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि सरकारी कर्मचारी अभी तक इसे अपना नहीं पाए। चलिए अब एक बार नई और पुरानी पेंशन के पन्नों को पलट लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बंद कर दी थी, उसकी जगह नई पेंशन स्कीम शुरू की गई थी। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का जीपीएफ कटता था जो सरकारी खजाने में जाता था। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी का सीपीएफ कटता है। सीपीएफ की रकम शेयर बाजार में लगती है, ये पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाता है। हम लोग की ये मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए और न्यू पेंशन को वापस लिया जाए। न्यू पेंशन पूरी तरीके से बाजार आधारित पेंशन है, इसमें कि हम लोगों के मूल वेतन से 10% हम लोग का कटौती होती है और सरकार द्वारा उसमें अपना अंशदान जोड़ दिया जाता है। नई स्कीम में कर्मचारियों को सबसे ज्यादा डर उनके भविष्य को लेकर है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन का जो रुपया पैसा बुढ़ापे का सहारा होता था, उसी रुपए के सुरक्षित होने की कोई गारंटी इन कर्मचारियों को नहीं दिख रही है। वहीं चुनाव से पहले शुरू हुई इस मांग की राजनीतिक दल भी अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। बहरहाल इसे कर्मचारियों का दुर्भाग्य कहे या नेताओं का सौभाग्य, क्योंकि एक दिन का एमपी एमएलए बनने पर भी उनको जिंदगी भर पेंशन मिलती है। वहीं अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नौकरी में खपा देने वाले कर्मचारियों की पुरानी पेंशन तक खत्म कर दी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एक देश एक विधान की बात करने वाले सिस्टम में दो व्यवस्थाएं क्यों? सवाल ये भी है कि क्या चुनाव में टेंशन देगी पुरानी पेंशन? इस नई पेंशन व्यवस्था में मुझे एक बड़ी आपत्ति इस बात पर भी लगी कि सरकारी सेवा में आदमी जब जाता है तो उसके मनः पटल पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण होती है। सुरक्षा का भाव कि भाई सुरक्षित रहेगा जीवन, 60 साल तक तनख्वाह सुरक्षित रहेगी, उसके बाद एक निर्धारित पेंशन मिलेगी मृत्यु तक, उसके बाद अगर पत्नी रह जाएगी पीछे तो पारिवारिक पेंशन उसको भी मिलेगी। यानी जीवन सुरक्षित, जो एलआईसी का मोटो है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वही भाव सरकारी नौकरी में रहता था। अब इस नई पेंशन में झमेला ये है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो लग जाता है शेयर बाजार में सेवा काल में। अब शेयर बाजार तो अनिश्चितताओं का समुद्र है। ऊंट इस करवट भी बैठ सकता, उस करवट भी बैठ सकता, और किधर भी ना बैठे को खड़े ही हो जाए। ये खतरा बड़ा है, जिसके लिए भी कर्मचारियों को डर है लगातार कि हम 60 साल तक सेवा करें, 60 साल की उम्र तक, और उसके बाद पता लगे जी शेयर बाजार में पैसा डूब गया। एक बड़ा संकट है, इसको भी देखना होगा। हमारे साथ विजय कुमार बंधु, अध्यक्ष अटेवा, जुड़े हुए हैं। बंधु जी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी आने थे, कौशलकांत मिश्रा जो प्रवक्ता हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने अंतिम समय में असमर्थता जताई। अब असमर्थता क्यों जताई ये तो बात रहस्य का विषय है, इसका शोध होगा। लेकिन खैर हम अपनी बहस शुरू करते हैं। बंधु जी, जितना मैंने समझा, पेंशन नई देनी है या पुरानी देनी है, इसके लिए हर राज्य सरकार स्वतंत्र है, ठीक जी। और जब जब आप लोगों ने देश भर में आंदोलन किया, जिस भी राज्य में जाके,
उस राज्य में जो विपक्ष में हुआ उसने आपके कंधे पे हाथ रख के कहा बंधु चिंता नहीं करो, सरकार आने दो, पहले दिन पुरानी पेंशन देते हैं, कहा ना। लेकिन ऐसा किया किसी ने नहीं बंगाल छोड़ के, क्यों बंधु जी? जी जी यही बात हेमंत सोरेन ने भी कही थी आप लोगों से। जी हाँ बिल्कुल जी। तो जो विपक्ष में होता है वो आपके कंधे पे हाथ रखता है, और जो सरकार में चला जाता है वो आपके कंधे से हाथ हटा लेता है। बंधु जी? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। और सबसे पहले तो आपको इसे ज्वलंत और युवाओं के सबसे गंभीर मुद्दे पर उठाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका जी। जो सवाल आपने किया कि जब हम कोई सत्ता राजनीतिक दल विपक्ष में रहता है तो हमारी बात को उठाता है, जैसे सत्ता में आता है उसकी भाषा बदल जाती है, ये बिल्कुल सही है। मेरी रांची में रैली थी, हेमंत सोरेन जी मेरे मंच पे आए थे, उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में हम इसको लागू करेंगे। हमारी आंध्र प्रदेश की जो टीम है वहां पर जगन रेड्डी साहब के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे। ये बात सही है कि सत्ता में आने के बाद वो अपने मुद्दों से भागते हैं, लेकिन मैं दो बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। पहले तो इस मुद्दे की कोई चर्चा नहीं करता था, आज कम से कम तमाम सारे संगठन, तमाम सारे राजनीतिक दल, तमाम सारे राजनेता इस बात की चर्चा कर रहे हैं। युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है। अब इस लड़ाई शुरू किए हैं और हेमंत सोरेन जी का भी परसों ही बयान आया है, हमारी टीम ने वहां मिला तो उन्होंने कहा मैं भूला नहीं हूं, मैं इसको लागू करूंगा। अब क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, वो चुनाव के हिसाब से चीजों को देखते हैं। अब वो जैसा बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि चौथे साल में जाके लागू करेंगे। और उन्होंने तो मुझे वचन दिया था कि मैं आदिवासी के जवान हूं और मैं पलटूंगा नहीं। अभी परसों उनका जो बयान आया हमारी टीम के मिलने के बाद, हाँ आंध्र प्रदेश में हुआ, जगन रेड्डी साहब ने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने ये ईमानदारी से काम किया और हमारे पक्ष में निर्णय दिया। ये बहुत बड़ी बात है जी। भारतीय इतिहास में पेंशन की लड़ाई में आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट और वो पक्ष में हमारी रिपोर्ट आना, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी टीम लगातार वहां घेराबंदी बनाए हुए है जी। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, जनवादी मुद्दों से भागते हैं। उनको इधर उधर के मुद्दे मिल जाए सही है, लेकिन जनवादी मुद्दे से भागते हैं। इसी तरह पेंशन के मुद्दे पर चाहे सत्ता हो विपक्ष भाग रहा है, लेकिन कब तक भागेगा? ये पुरानी पेंशन बहाल कराएगा। ये हिंदुस्तान का 70 लाख नौजवान, उत्तर प्रदेश का 13 लाख नौजवान ये बहाल कराएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे दौर भी आएंगे जब इसी मुद्दे पर सरकारें बनेंगी और बिगड़ेंगी। उसकी शुरुआत हुई है और उत्तर प्रदेश में ही अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर मेरी बहाल नहीं करतेगी तो बाहर करने की भी तैयारी होगी। ठीक है फखरुल हसन, आपका मामला हेमंत सोरेन जैसा तो नहीं होगा? उन्होंने भी गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में लेके कसम खाई थी, बोले मैं संकल्प करता हूं हेमंत सोरेन पुत्र बल्द शिबू सोरेन। क्या अमिताभ जी, मैं यही लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षक हूँ, शारीरिक शिक्षा विभाग में, और मेरी नियुक्ति 2014 में हुई थी। ये मुद्दा केवल हमारे जो साथी बैठे हैं उनका ही नहीं, ये मेरा भी मुद्दा है। और मेरी इस विषय पे आदरणीय अखिलेश यादव जी से वार्ता हुई थी। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। और हम अपने साथियों को भी बताना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई और उनकी बात को मैं उनके बीच का सेतु बनने को तैयार हूं। और मैं पुरानी पेंशन को बहाल करने की लड़ाई इनके साथ लड़ूंगा। अपनी सरकार में भी इस पेंशन को जब तक बहाल नहीं करवा लूंगा तब तक बैठूंगा नहीं। ठीक बात है। मुझे एक किस्सा याद आ गया, वो किस्सा दिनेश शर्मा और विजय कुमार बंधु के लिए बहुत जरूरी सुनना, और समाजवादी पार्टी के मित्र के लिए भी। वाजपेयी सरकार में यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री के रूप में इस नई पेंशन पॉलिसी की फील्डिंग सजाई थी। आया ये तब था जब जसवंत सिंह वित्त मंत्री हो गए थे, लेकिन फील्डिंग यशवंत सिन्हा के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए सजाए थे। इसमें क्या कहा जाता है? मूल आलोचना यह होती है, पूरी जिंदगी का ठेका लिया है क्या? जैसे पूरी दुनिया में चल रहा वैसे भाई कर्मचारी भी आदत डाले, कहां तक सरकार बोझ उठाए?
इस नई पेंशन की फील्डिंग सजाते समय यशवंत बाबू ने भी इसी तरह की बातें कही और उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर इतना बोझ पड़ता है कि विकास के काम रुक जाते हैं। अस्पताल इतने अच्छे हो गए, डॉक्टर इतने काबिल हो गए, दवाएं इतनी अच्छी हो गई कि अब लोग ज्यादा जीने लगे। पहले रिटायरमेंट के तुरंत ही बाद निपट भी लेते थे, अब तो 90-90 साल तक जी रहे। कहां तक पेंशन दी जाएगी? खजाने में इतनी क्षमता नहीं। यह बात उन्होंने फील्डिंग में यत्र तत्र कही। उनका फिर एक इंटरव्यू आया दूसरे संदर्भ में। अब सुनिए, अब महत्वपूर्ण बात है। उनसे पूछा गया भाई अपने जीवन के बारे में बताइए, तो बताया कि जी मैं आईएएस अधिकारी था, ऐसा था वैसा था। फिर चंद्रशेखर जी आए तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ राजनीति में, आदि आदि। अच्छा, राजनीति में भी वो चुंगी की, प्रधानी की, विधायकी की राजनीति में तो जाने रहे थे, भारत की राजनीति में ही जा रहे थे ना, यानी लेवल तो वही था। ऐसा तो था नहीं कि किसी ने कहा कि चलो तुमको प्रधान ब्लॉक प्रमुख लड़वा देंगे ना, यानी बड़े खेल में जा रहे थे। आप सुनिएगा, तो यशवंत बाबू ने कहा लेकिन मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मेरी सिविल सर्विसेज में, आईएएस के उसमें पेंशन मंजूर नहीं हो गई। पेंशन मंजूर होने के बाद ही मैंने नौकरी छोड़ी, उससे पहले नहीं छोड़ी। आप बताइए, आप करो तो लीला है। अगली बात में बोलना नहीं चाहता। गरीब प्राइमरी स्कूल का मास्टर, उसके पास इतना पैसा है कि वो जरा से भी जोखिम को झेल लेगा शेयर बाजार के? नहीं। उत्तर प्रदेश के किसी थाने चौकी में तैनात सिपाही दरोगा के पास इतना क्षमता है कि वो शेयर बाजार के हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को झेल ले? अरे वो तो मर जाएगा सदमे में। जब यशवंत सिन्हा नहीं झेल सकते थे तो वो क्या झेल लेगा? यशवंत बाबू तो बड़े आदमी है। विजय कुमार बंधु, मसला वही किस्सा दिमाग में आ गया तो मैंने कहा सुना दूं, बड़ा उपयोगी किस्सा है। जिन लोगों ने इसकी पैरवी की उन्होंने, मतलब ये वो है कि हकीम जी ने जो दूसरे को दवा दी वो खुद कहीं नहीं खाई, है ना। जो दूसरे को दवा दी वो खुद खाने की गलती नहीं की। ठीक बात है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में केंद्र और उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार, वही पार्टी इस नई पेंशन योजना को लाई थी वाजपेयी जी के समय में, मतलब वही उसी पार्टी की सरकार। अभी उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो ही अगर रिपीट हो जाए चुनाव में आज, तो क्या आपको लगता है कि अपने केंद्रीय नेतृत्व की लाइन से अलग हटके उत्तर प्रदेश कोई निर्णय कर पाएगा? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि केंद्रीय जो नेतृत्व है उसे अलग नहीं जा पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के हर भाषणों में मैं सुना हूं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार काहे के लिए है? अरे अपने कर्मचारियों के लिए, जो सरकार के अंग होते हैं, जो सरकार के हाथ पांव होते हैं। अगर डबल इंजन की सरकार उन हाथ पांव को संबल नहीं दे सकती है तो काहे की डबल इंजन की सरकार जी। और दूसरा मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, जो आपने वाकया सुनाया, बीबीसी लंदन का इंटरव्यू था, मैंने पूरा पढ़ा हूं, सुना हूं उनका। उन महोदयों ने कहा कि अब एज ज्यादा हो गई है, लोग ज्यादा टाइम तक जीते हैं, ये बात सच है, लेकिन आम जनता से नेता ज्यादा जीता है। तो क्या नेताओं के लिए वो व्यवस्था काट दी जाएगी? क्या उनकी सामाजिक सुरक्षा काट दी जाएगी? और आपने एक अच्छा सवाल उठाया कि वो आईएएस का भी पेंशन ले रहे हैं, राज्यसभा सदस्य उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, जितनी व्यवस्था उसकी पेंशन ले रहे हैं, और दूसरे को नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, क्योंकि पूरी दुनिया का जो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है, पेंशन की व्यवस्था है, दुनिया का इकलौता देश है भारत, जहां का माननीय एक साथ पेंशन और वेतन एक साथ लेता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर वेतन और पेंशन, जैसे मान लीजिए हमारे योगी साहब जी हैं, 4 बार के सांसद, चारों बार की पेंशन
विधान परिषद का वेतन, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। मतलब हमें कह रहे हो कि हम भार हैं और आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार ले लोगे, ये कौन सी नैतिकता है? दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के तो मैं एक ही बात बोलता हूं, आपके टीवी डिबेट से भी मैं ही कहना चाहता हूं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो 4.5 साल बीत गए, वो वचन माननीय योगी साहब कब निभाएंगे? और हम लोग कोई गैर नहीं है, हम लोग इसी राज्य के अंग हैं, इसी सरकार के अंग हैं। हम अपनी बात किससे कहने जाएं? मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा, प्रधानमंत्री नहीं सुनेगा, तो किससे कहूंगा? दूसरी बात, ये कोई मैं अलग से व्यवस्था नहीं मांग रहा हूं कि कोई नई व्यवस्था में जुड़वा रहा हूं या नई व्यवस्था लाई जा रही है। संविधान के व्यवस्था दी हुई है कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और पेंशन के लिए, जबकि नेताओं को पेंशन की व्यवस्था संविधान में नहीं लिखी है। ये बात पढ़ लें और उसके बाद इधर जाकर के अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। और मैं तो सर्वेंट हूँ। अरे भाई, वो मालिक हैं, मैं तो मालिक हैं, उनका मन वो रोटी दाल खाएं, मलाई पूरी खाएं। वेतन भत्ते के लिए आया हूँ। वो तो लोक सेवक है, लोक सेवक को वेतन की क्या जरूरत है, पेंशन की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है लोक सेवक को? ठीक है बंधु जी, मैं दिनेश जी के पास चलूं। उससे पहले जो बात बंधु कह रहे हैं ना, उन्होंने बड़ा मासूम सवाल उठा दिया। ऐसा सवाल है कि मतलब जिस पर 11 रुपये निछावर करने का मन करे, इतना मासूम कि लोक सेवक हैं, उनको क्या? पार्लियामेंट में सदस्यों के परिचय की एक पुस्तिका छपती है, उसमें सदस्यों का विवरण होता है। दिनेश जी, अधिकांश सदस्यों के विवरण में लिखा होता है पेशा समाज सेवा। क्या मैं आज तक टार्च लेके उस समाज सेवा को ढूंढ रहा हूं जिसमें 2-2, 4-4 करोड़ वाली गाड़ियां आ जाएं, 10-10 अंगूठी, 250 ग्राम की चेन, लकदक मामला, बिल्कुल चकाचक नींबू काट कपड़ा है, और जैसे आदमी विक्रम टेम्पू नहीं कर सकता वैसे जहाज में आना जाना, रेला, बोले सुबह बेंगलोर है, शाम को जयपुर है, बोले रात में आ जाओ भोपाल मिलेंगे। क्या आखिर पैसा तो लगता है ना? नहीं, मैं आज तक वो ढूंढ ही नहीं पाया। खेती बाड़ी और समाज सेवा 2 सबसे ज्यादा लिखे जाते हैं। और जब मैं खेती बाड़ी करके किसान से पूछता हूं तो वो कहता भाई साहब मैं तो मरा जा रहा हूं। आखिर ऐसी कौन सी समाज सेवा है और कौन सी खेती है जो केवल नेता जानते हैं? बाबा आमटे नहीं जान पाए और ननकू नहीं जान पाया जो किसान है। जो नेताओं की बात है, नेता लोग पेंशन लेते हैं, बंधु जी ने भी बताया कि वेतन लेते हुए भी पेंशन लेते हैं, उसके बाद हाउस वाइफ लेते हैं। यदि विधानसभा का रहा है तो उसकी पेंशन अलग मिलेगी, विधान परिषद का रहा है तो उसकी पेंशन अलग मिलेगी, लोकसभा की अलग मिलेगी, राज्यसभा की अलग मिलेगी। तो उनके लिए सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन भीख नहीं है, अधिकार है। तो उस समय के जो वित्त मंत्री आज दुनिया में नहीं है, मुझे नहीं नाम लेना है, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा कि पेंशन कौन लेगा नहीं लेगा, ये हम तय करेंगे। तो इस प्रकार की मनमानी बड़े भाई लोकतंत्र में नहीं चल सकता जाएगा। विजय कुमार बंधु जी, अगर लॉन्जिविटी बढ़ी है, यानी आयु बढ़ी है भारत में सामान्य नागरिक की, तो उस जद में ननकू भी आया, रज्जाक भी आया और नेताजी भी आए हैं। अगर गोली खा के ननकू 2-4-10 साल ज्यादा जी लिया तो नेताजी को तो गोली ज्यादा उपलब्ध है, विटामिन भी उपलब्ध है साथ में, तो वो अनंत काल तक पेंशन ले सकते हैं। लेकिन ननकू की पेंशन इसलिए रोक देंगे, सिपाही की और मास्टर की, डॉक्टर की, कि भाई अभी इतना ज्यादा जिएगा, बताइए कहां तक पेंशन दें, इसलिए बदल दो। बंधु जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। बीएसएफ का आज स्थापना दिवस है। हाँ है। जो अर्धसैनिक बलों का 7 विंग है उसमें बीएसएफ है, उसकी स्थापना दिवस है सर। और ये जो तर्क राजनेता देते हैं, मैं उनसे एक तर्क और करना चाहता हूं। देश की रक्षा करने वाला, देश की सीमाओं पर जान देने वाला को पेंशन नहीं चाहिए। एसी रूम में बैठ करके
बिना टैक्स दिए पेंशन चाहिए। मेरे पास फोन आते हैं अर्धसैनिक बलों के कि आप विजय बंधु बोल रहे हैं। मैं कहा बोल रहा हूं सर, सलूट करता हूं आपको, मैं गोली चला सकता हूं लेकिन आवाज नहीं उठा सकता हूं। आप उठाते हैं, आपको सलूट करता हूं। ये दर्द है अर्धसैनिक बलों का। और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, इस देश में राजनेता पेंशन लेगा और अर्धसैनिक बल जो देश के अंदर और बाहर लड़ता है उसको पेंशन नहीं दिया जाता है। तो ये जितने तर्क दिए जाते हैं सब असंगत हो जाते हैं, असंवैधानिक हो जाते हैं। दूसरी बात, एक सफाई कर्मचारी, एक नर्स, एक डॉक्टर, एक मास्टर, एक साइंटिस्ट, एक पुलिस का जवान पेंशन का हकदार नहीं है। और तब जब आपको बताएं, हम सब कोरोना के बीच में बहुत ज्यादा पीड़ा में रहे हैं और उस दौर में अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस, ये सारे लोग, लेखपाल, राजस्व के कर्मचारी, ये सारे लोग इस मानवता की सेवा, इस देश की सेवा, इस प्रदेश के लोगों की सेवा किया। ऐसे दौर में जब उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, जब उन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए, उनको आप एनपीएस में बांध रहे हो। निजीकरण का एक बड़ा संकट है, निजीकरण में आप उनको जोड़ रहे हो। जबकि कोरोना के समय में आपने भी डिबेट कराई थी, एक भी सरकारी व्यवस्था के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ा। उस समय उनको पुरस्कार देने के बजाय आप लाठियां चला रहे हैं, आप आंदोलन को दबा रहे हैं। मेरे आंदोलन को 21 नवंबर को था, शासन प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ था कि रैली स्थगित कर दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता हूं। किस हालात में लोग तैयार होके आते हैं, आप लोकतंत्र की व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा था, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है। हमने कहा मैं प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं हूं, लेकिन अपने हकों के लिए संविधान ने हमें राइट दिया है और मैं रैली करूंगा। मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, मेरे संगठन को प्रताड़ित किया गया, मेरे लोगों को प्रताड़ित किया गया। क्या लोकतंत्र यही है? और मैं तो सलूट करता हूं किसानों को, जिन्होंने किसान बनकर किसान बिल के खिलाफ खड़े होकर के अपनी लड़ाई को जीता। और मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जैसे किसान बिल वापस हुआ है वैसे एनपीएस व्यवस्था को आप वापस करिए। ठीक बात। हम लोग आपके अंग हैं, आपके भाग हैं, आपके सहयोगी हैं, हम अलग नहीं हैं। ठीक बात। वो आरटीजीएस करेगा फखरुल हसन? नहीं तो बिल्कुल सही है अमिताभ जी। आरोग्य से सवाल करना चाहता हूँ, लेन देन काला और सफेद होता है, ये हम लोग तो क्या आपके घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन आने जा रही है? हाँ, विजय कुमार बंधु ने एक सवाल पूछा है फखरुल हसन, बहुत स्पेसिफिक सवाल है। क्या समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा शामिल होगा या नहीं? शामिल, हमारा जो घोषणा पत्र बन रहा है, मेरी जो पूरी जानकारी है मैं उसके बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हमारे घोषणा पत्र में होगा। जब वो सामने आएगा हम अपने साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था एक कमेटी बनी हुई है जो घोषणा पत्र पे काम कर रही है, और मेरी पूरी जानकारी में ये मुद्दा है कि पुरानी पेंशन उस घोषणा पत्र में शामिल है।